सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्म्स यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसकी मेन डेफिनेशन जो आपके मेन यूनिट है, जिसमें से आपके एग्जाम में मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, राइट, एंड दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एक वर्ड है इनकम, बट ऑलवेज रिमेंबर कंट्री यानी कि हमारा देश एक नॉन बिजनेस एंटिटी है। इसको चलाने वाली गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर ये नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम का डायरेक्टली इनकम से कंसर्न नहीं होता है, बल्कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन है इट कैन बी डिफाइंड, यानी कि नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि किसी भी कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू को कहा जाता है नेशनल इनकम, ना कि किसी तरह की इनकम को। इज दैट क्लियर? तो इस डेफिनेशन में जितने भी वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी वैल्यू, गुड्स, कंट्री, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, बेसिकली इन्हीं की एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें से हर टर्म को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तरीके से डिफाइन करेंगे, राइट, जिसमें से फर्स्ट वर्ड है कंट्री। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में कंट्री को डिफाइन किया जाता है एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारा जो इंडिया का मैप जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उस इंडिया की मैप की जो बाउंड्री लाइन है इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल फ्रंटियर, राइट। तो उस इंडिया की मैप के अंदर जितना भी एरिया कवर्ड होता है दैट इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकेंड है ऑयल लिक्स एंड इंटरनेशनल वाटर ओन्ड बाय इंडियन कंपनी। जैसा हमें पता है कि जो ऑयल है यानी कि क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोल, डीजल, जिसके मिक्सचर को क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो वो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल वाटर मतलब इंडिया से बाहर समुद्र में अगर कहीं भी इंडियन कंपनी अगर उसको ओन करती है तो उसका प्रोडक्शन भी इंडिया का ही प्रोडक्शन माना जाएगा। फिशिंग वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, अगर इंडिया की किसी कंपनी फिशिंग वेसल है यानी कि मछली पकड़ने वाली नाव जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी किसी भी फिशिंग वेसल की जो इनकम है या एयरक्राफ्ट की इनकम है, जो इंडियन एयरक्राफ्ट फॉरेन कंट्रीज में अगर इनकम जनरेट करते हैं तो उनकी इनकम भी नेशनल इनकम में ही इंक्लूड होगी। इसके अलावा जितनी भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं जहाँ से वीज़ा वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, जहाँ से वीज़ा वगैरह इशू किए जाते हैं, तो ऐसी जितनी भी इंडियन एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज में है, अगर वहाँ पर उनकी कोई इनकम जनरेट होती है सर्विसेज के थ्रू, तो वो भी इंडिया की नेशनल इनकम में ही इंक्लूड होगा। सो दिस इज द टर्म ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक तो ये होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड है। एक क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, यानी कि ऐसे कौन से एरियाज ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, राइट। तो इसमें इंक्लूड है विजिटर एंड टूरिस्ट। अगर कोई विजिटर एंड टूरिस्ट इंडिया में आता है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन इंडिया लाइक यूएनओ, WHO, एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। तो अगर ऐसे कोई ऑफिसेज इंडिया में हैं और वहाँ के लोगों के कोई सर्विसेज से अगर वो लोग कोई सर्विसेज से इनकम जनरेट करते हैं तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से एयरक्राफ्ट, अगर कोई फॉरेन कंट्रीज का यानी कि फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी का अगर कोई एयरक्राफ्ट यहाँ अगर सर्विसेज देता है तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसी तरह से इनकी किसी भी सर्विसेज से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इज दैट क्लियर?
अगली कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है? जैसे मैंने बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं इंडिया में, तो इनका प्रोडक्शन जो लोग करते हैं उन्हीं को बोला जाता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑल द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन इंडिया एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई विद इंडिया। यानी कि ऐसे सारे के सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस में जितनी भी बिजनेस एंटिटीज होती हैं एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के साथ ही है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहा जाता है इसके लिए दो कंडीशंस है। नंबर फर्स्ट, ही मस्ट बी रिजाइड इन इंडिया, वो इंडिया में रहता हो, एंड सेकेंड, उसकी अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों का ही सेंटर इंडिया में ही होना चाहिए, यानी कि इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, राइट? तो ऐसे किसी भी रेजिडेंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, और इन्हीं नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। और ये नेक्स्ट टर्म है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी द इनकम जनरेटेड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट जनरेट होने वाली इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर फैक्टर इनकम। सो नेक्स्ट टर्म है ट्रांसफर इनकम। दीज आर द यूनिलैटरल, यानी कि वन साइड वे पेमेंट्स विदाउट सरेंडरिंग एनी सर्विसेज, यानी कि वो पेमेंट्स जो कि बिना किसी सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए, यानी कि जहां पर ना तो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है ना ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसी किसी भी इनकम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। इसके एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशंस, स्कॉलरशिप और आप लोगों की पॉकेट मनी, राइट? बिना किसी सर्विसेज के आप लोगों को मिल रही है, गॉट इट? तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। इनका बेसिकली नेशनल इनकम में कोई रोल नहीं होता है, गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द expenditure on capital stock of an economy, and capital stock includes assets and change in inventory। यानी कि किसी भी इकोनॉमी में एसेट्स पर और इन्वेंट्री यानी कि गुड्स पर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट का पूरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? सो रिमेंबर दैट। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड की जगह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड ही यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? नेशनल इनकम के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी में हम लोग को एक वर्ड मिलेगा कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट, राइट? सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एसेट्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में हम इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, और एसेट्स को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। बेसिकली चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, राइट? तो इन्वेस्टमेंट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड अनदर इज नेट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो स्टूडेंट्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से पहले हम समझते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपिटल फॉर्मेशन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, दैट विल बी नेट इन्वेस्टमेंट। और इसको हम समझते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, राइट? इन्वेस्टमेंट में एसेट्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, गॉट इट? अगर इस एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा, देन दिस इज नेट एसेट्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट।
राइट यानी कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू होगा, तो हम एसेट्स को क्या बोलते थे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट एसेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर कि नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। गॉट इट? अब इसी में हम लोग करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मींस कैपिटल फॉर्मेशन बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सो वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, राइट? और अगर हमने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? नेट फिक्स्ड कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या, सॉरी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या होगा? नेट फिक्स्ड कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि एसेट्स में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते तो वो क्या बन जाता है? नेट एसेट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपके आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे टॉपिक में, नेशनल इनकम में, सबसे क्रूशियल टर्म और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? तो इस टॉपिक को जितना मैक्सिमम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। गॉट इट? सो वी हैव नेक्स्ट टर्म, नेट indirect tax. It refers to the difference of indirect tax and subsidies. तो स्टूडेंट, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये टैक्स क्या होता है। एज वी नो, टैक्स इज अगर समवन आस्क यू कि व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। और टैक्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के टैक्स। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, राइट? बट फिलहाल यहां पर डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो आप अपनी इनकम पर गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट इज पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब गुड्स को मैन्युफैक्चर या फिर गुड्स को ट्रेड करने पर जो टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी के अलावा और भी इसके एग्जांपल है एक्साइज ड्यूटी, वैट, काफी सारे एग्जांपल है। हम लोग नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर होगा वहां पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज पेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? और इसमें एक पहला टर्म था इनडायरेक्ट टैक्स, सेकंड टर्म इज सब्सिडीज। तो यहां पर हम लोग सब्सिडी को डिफाइन कर देते हैं, इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन इनपुट। सो हमारे पास दोनों टर्म्स क्लियर हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट एनआईटी। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस
subsidies. Is that clear? So we have next term, net factor income from abroad. National. So net factor income from abroad means, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NFIA. It refers to the difference of factor income from abroad, that is FIFA, and factor income to abroad, that is FITA. Got it? It means NFIA is equal to FIFA minus FITA. Got it? Now what is FIFA and FITA? So first हमें FIFA यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड इन फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेट, यानी कि एक तरह की फैक्टर इनकम, राइट? दीज आर फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम जो इंडियंस अर्न कर रहे हैं इंडिया से बाहर. गॉट इट? सिमिलरली फीटा, सो सेकेंड टर्म इज FITA. It is the income earned by the resident of other country in form of factor income in India, right? और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. आई थिंक इट शुड बी क्लियर. नाउ इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैल्यूज. मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको इंटरचेंज कैसे किया जाता है, जिसमें से पहला वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू बेसिकली एसेट्स के टर्म में यूज किया जाता है. एंड एज वी नो, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, कि अगर एसेट्स की ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं देन वी गेट नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स. सो अगर ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू को इंटरचेंज करना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. यानी कि अगर डेप्रिसिएशन को इधर ले जाए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में मूव करना है देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. सो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, ग्रॉस एंड नेट. तो ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू में जाना है तो हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो हम लोग प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन. सेकेंड पेयर ऑफ वैल्यूज जो है वो है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू. तो इसमें मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस किसी भी गुड्स का, किसी भी कमोडिटी का वो प्राइस है जो हम शॉपकीपर को पे करते हैं. इज दैट क्लियर? दैट इज मार्केट प्राइस. देन व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? उस मार्केट प्राइस में जब हम एमआरपी में कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड होता है. तो अगर उस मार्केट प्राइस में से हम जीएसटी को, यानी कि जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में जिनको हम लोग बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो अगर हम उसमें से इस NIT यानी कि जीएसटी वाले पार्ट को, इनडायरेक्ट टैक्स वाले पार्ट को अगर हम हटा दें तो जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट. तो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट क्या है? गुड्स में लगने वाले रॉ मटेरियल के एक्सपेंस से लेकर और शॉपकीपर के प्रॉफिट तक, ऑल दीज आर फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि फैक्टर इनकम. अगर हम इन सबको इंक्लूड कर देते तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट. गॉट इट? तो मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं देन वी गॉट फैक्टर कॉस्ट, राइट? सिमिलरली कि अगर फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर दें देन वी गॉट मार्केट प्राइस. तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट NIT, जबकि फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है देन वी हैव टू ऐड NIT, राइट? एंड थर्ड पेयर ऑफ वैल्यू है नेशनल एंड डोमेस्टिक. Isn't it?
डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के विदिन जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। जबकि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा जो इंडियन बाहर सर्विसेज दे रहे हैं और वो बाहर से अगर पैसा अर्न करते हैं, अगर इस डोमेस्टिक इनकम में उनकी इनकम को भी ऐड कर दिया जाए तो देन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राइट। तो हमारे पास दो वैल्यू होगी, डोमेस्टिक और नेशनल। इट मीन्स कि अगर डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर दें देन वी गॉट नेशनल वैल्यू। इन अदर वर्ड्स कि अगर हम नेशनल वैल्यू में से NFI को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी गॉट डोमेस्टिक वैल्यू। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वी हैव नेशनल वैल्यू, वी हैव डोमेस्टिक वैल्यू। तो अगर हम इसमें नेशनल में से माइनस कर दें NFIA देन वी गॉट डोमेस्टिक, और अगर डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दे देन वी गॉट नेशनल वैल्यू, राइट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, भैया हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा क्यों? क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में जब हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे होंगे देन वी विल नीड सच वैल्यूज। गॉट इट? सो इट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। So students, if you have learned something from this video, then you can like and subscribe it. See you next video with next topic. Till then, enjoy.